हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है साइंस में। आज हम सीखेंगे कान के बारे में। देखो, ये हमने फिगर बनाया है कान का। कान के 3 भाग होते हैं। एक होता है बाह्य कर्ण, दूसरा होता है मध्य कर्ण, तीसरा होता है अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण को आउटर ईयर कहते हैं, मध्य कर्ण को मिडिल ईयर कहते हैं, और जो अंतःकर्ण होता है, जो अंदर का कान होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल ईयर। देखो फिगर समझो। जैसे ये हमारे बाह्य कर्ण का ये भाग है, यहाँ से जो ये हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पिन्ना कहते हैं। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ये हमारी नलिका होती है। अब नलिका को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनल कहते हैं। इसी नलिका को हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनल कहते हैं। फिर आता है यहाँ पर होता है हमारा कान का पर्दा। यहाँ पर क्या होता है, कान का पर्दा होता है, और इसको हम कहते हैं टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, जिसको कान का पर्दा कहा जाता है। फिर आता है हमारा मध्य कान, मध्य कर्ण। ये इतने पे से इतने तक ये हमारा किस में आता है, मध्य कर्ण में आता है। फिर जो ये हमारा बना है, फिर आता है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण में ये हमारी गोल जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। इसी को हम कहते हैं कोक्लिया। इसको हम क्या कहते हैं, कोक्लिया। और जो इस तरह का बना होता है इसको कहते हैं ऑडिटरी नर्वस। और ये हमारा किस भाग, कौन सा भाग है, ये हमारा इंटरनल कर्ण है। और अब देखो, इस इतने पे से इतने हिस्से को हम क्या कहते हैं, आउटर ईयर कहते हैं। इतने पे से इतने हिस्से को हम आउटर ईयर इसको कहते हैं। फिर इतने इस जगह से लेकर इस जगह के बीच तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, मिडिल ईयर कहते हैं। और जो पीछे का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल ईयर। अब आओ हम इसको विस्तार से सीखें। ये तो हमारा फिगर था, फिगर को हमने सीख लिया। अब आओ विस्तार से देखें। विस्तार से देखो, विस्तार से पहले देखो, कान होता है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। ये क्या होता है, ये संवेदी अंग होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होता है। कान क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होता है, संवेदी अंग। बाह्य उद्दीपनों एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर में कुछ संवेदी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बाह्य और उद्दीपन एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरीर में क्या होती हैं, कुछ संवेदी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और जैसे कर्ण हो गया, कान हो गया, नेत्र हो गया जैसे आंखें, जीवा हो गया, जीवा जैसे जीभ, नासिका हो गया, नासिका मतलब नाक, त्वचा हो गया, त्वचा मतलब जो हमारी बाहरी त्वचा, जैसे इस प्रकार की ये जो हमारी ऊपर की ये जो खाल होती है इसी को त्वचा कहते हैं, त्वचा हो गया। ये 5 होते हैं ज्ञान इंद्रियां। अब कान के माध्यम से क्या किया जाता है, इनके द्वारा हम देखो, इन 5 के जरिए से हम क्या करते हैं, इनके द्वारा हम सुनकर, देखकर, स्वाद लेकर, सूंघकर, स्पर्श कर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और इन्हीं के द्वारा हम कुछ बात सुनते हैं, कुछ देखते हैं, स्वाद लेकर, सूंघकर, स्पर्श करके सूचनाएं प्राप्त करते हैं। जो कोई सूचना होती है या तो उसको सुनकर, देखकर, स्वाद लेकर, सूंघकर, स्पर्श कर सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है हमारा कर्ण, जिसको कहते हैं ईयर या कान। देखो कान क्या होता है, ध्वनि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग को कर्ण या कान कहा जाता है। जो ध्वनि को ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कान कहते हैं या फिर कर्ण कहते हैं।
इसका मुख्य कार्य ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने के साथ साथ शरीर एवं संतुलन बनाए रखता है। जो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ध्वनि ग्रहण भी करता है और ध्वनि ग्रहण के साथ और क्या करता है, ये शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। फिर अगर देखो कान के 3 भाग होते हैं। कान को 3 भागों में बांटा गया है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण एवं अंतःकरण। 3 भागों में डिवाइड किया गया है किसको, कान को। अब देखो सबसे पहला आता है हमारा बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण क्या होता है, इसके बारे में जाने। देखो बाह्य कर्ण क्या होता है, यह शरीर के दोनों तरफ पंखे के समान संरचना होती है। यह शरीर के दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों तरफ किसकी समान संरचना होती है, पंखे के समान संरचना होती है। इसके 2 भाग होते हैं। इसके जो बाह्य कर्ण होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है कर्णपाली, एक होता है कर्ण कुहार। एक हमारा कर्णपाली होता है और दूसरा कर्ण कुहार होता है। देखो कर्णपाली या पिन्ना के आधार से पेशी जुड़ी रहती। कर्णपाली को पिन्ना भी कहते हैं और पिन्ना के आधार से क्या जुड़ी रहती, एक पेशी जुड़ी रहती है जो ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने में सहायता करती है। और वो पेशी क्या करती है, जो ध्वनि तरंगे होते हैं उसको एकत्रित करने में सहायता देती है। फिर कर्णकुहर की दीवार में से रूमिनस ग्रंथि पाए जाते हैं। जो कर्ण कुहर की दीवार होती है उसमें क्या पाया जाता है, रूमिनस ग्रंथि पाई जाती है जो मोम जैसे पदार्थ स्रावित करते हैं। जो क्या करते हैं, मोम जैसा पदार्थ होता उसको स्रावित बाहर निकालती है, जो हानिकारक जीवों एवं धूल को अंदर जाने से रोकता है। और वही हमारा क्या करता है, जो मोम जैसा पदार्थ स्रावित करते हैं तो वो हमारा क्या करता है, जो हानिकारक जीव होते हैं, जीव और धूल को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। फिर देखो कर्ण कुहर से होकर ध्वनि तरंगे टिम्पैनिक गुहा तक पहुंचते हैं। जो कर्ण कुहर होता है इससे ध्वनि तरंगे कहाँ तक पहुंचती हैं, टिम्पैनिक गुहा तक पहुंचते हैं। जैसे कुछ दिया गया ऑडिटर कैनल से कहाँ पर पहुंचते हैं। देखो जो नलिका होती है या कर्णपाली होती हैं उसके जरिए से ये कहाँ तक पहुंचते हैं, रूमिनस ग्रंथियां तक पहुंचते हैं। रूमिनियस ग्रंथियों से जहां से एक मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है, मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है। फिर आता है हमारा मध्यकर्ण। मध्यकर्ण क्या होता है उसको जाने। यह एक गुहा के रूप में पाया जाता है। यह एक गुहा के रूप में पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, टिम्पैनिक गुहा को कर्ण पटल कहते हैं। जो टिम्पैनिक गुहा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण पटल कहते हैं, जिसमें हवा भरी रहती है। और उसमें क्या भरा रहता है, टिम्पैनिक गुहा के कर्ण पटल में, तो उसमें हवा भरी रहती है। कर्ण पटल या टिम्पैनिक गुहा एक पतली यूस्टेशियन नली द्वारा मुख ग्राफ में खुलती है। देखो जो कर्ण पटल होता है वह टिम्पैनिक गुहा से एक पतली यूस्टेशियन नली द्वारा कहाँ पर खुलती है, मुख ग्राफ में वो खुलती है। एक नली किससे जुड़ी होती, कर्ण पटल से, वो जाकर मुख गुहा में, मुख ग्राफ में खुलती है। इतना समझ में आया। फिर देखो सामान्य अवस्था में इस नली के छिद्र एक पेशीय कपाट द्वारा बंद रहता है, परंतु जमाई लेते समय जोर की आवाज होने पर यह खुल जाता है। देखो सामान्य अवस्था में यह नली क्या रहती है, पेशी कपाट द्वारा बंद रहती है। छिद्र किससे बंद रहता है, पेशीय कपाट से बंद रहता है। परंतु जब जमाई लेते हो, जमाई आती है तो उस समय जोर की आवाज होने से यह तुरंत खुल जाती है। इतना समझ में आया। फिर देखो अगला
मध्य कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। मध्य कर्ण में कितनी अस्थियां होती हैं? 3 अस्थियां होती हैं। 3 हड्डियां मध्य कर्ण में पाई जाती हैं। एक होता है मेलियस, दूसरा होता है इनकस, तीसरा होती है स्टेपेज। 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपेज, ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। फिर आता है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण देखो, यह एक अर्धपारगमय झिल्ली की बनी होती है। जो अंतःकरण होता है यह किससे बनी होती है? अर्धपारगमय झिल्ली से बनी होती है, जिसे कला लेबेरिंथ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जो अर्धपारगमय झिल्ली से बनी रहती है उसको हम क्या कहते हैं? कला लेबेरिंथ कहते हैं। यह पेरियाटिक अस्थि के पेट्रस भाग में सुरक्षित होता है। यह किसमें सुरक्षित रहता है? पेरियाटिक अस्थि के पेट्रस भाग में सुरक्षित रहता है। कौन? अर्धपारगमय झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं? कला लेबेरिंथ कहते हैं। फिर पेरियाटिक अस्थि अंतःकरण के चारों ओर एक कोष बनाते हैं। जो पेरियाटिक अस्थि होती है उसके चारों ओर, अंतःकरण के चारों ओर क्या बनाती हैं? एक कोष बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अस्थि लेबेरिंथ कहते हैं, जिसे अस्थि लेबेरिंथ कहते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है यह लेबेरिंथ में पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा होता है। और इस लेबेरिंथ में क्या भरा रहता है? पेरिलिम्फ नामक द्रव भरा रहता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते रहते हैं। और इसी पेरिलिम्फ द्रव में कैल्शियम कार्बोनेट के कण तैरते रहते हैं। अंतःकरण के बीच का मुख्य भाग वेस्टिबुलस कहलाता है। जो अंतःकरण के बीच का मुख्य भाग होता है उसे क्या कहलाता है? तो वो हमारा वेस्टिबुलस कहलाता है, जो यूट्रिकुलस एवं सेलुकस का बना होता है। जो किससे बना होता है? यूट्रिकुलस और सेकुलस से बना होता है। फिर देखो, यूट्रिकुलस से 3 अर्धचंद्राकार नलियां निकलती हैं। जो यूट्रिकुलस है उससे क्या निकलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार नलियां निकलती हैं, जिसका अंतिम सिरा फूला होता है। जिसका अंतिम छोर क्या रहता है? फूला रहता है। और उसी फूले छोर को हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं, जिसे हम उसको क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। फिर आगे देखो, फिर सेकुलस भी नलिकाकार संरचना है। जो सेकुलस है वो भी हमारी क्या है? नलिकाकार संरचना है, जिसका अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाता है। और इसका अंतिम सिरा कुंडलीकार रचना बनाता है, और जिसे क्या कहते हैं? काकलिया द्वारा, जिसे काकलिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? काकलिया कहा जाता है। और जो यूट्रिकुलस था उसके अंतिम सिरा फूला हुआ होता था, उसको क्या कहते थे? एम्पुला कहते थे। और जो सेकुलस है इसका अंतिम सिरा कुंडलीकार का रचना बनाता है, और इसी को काकलिया कहा जाता है। फिर देखो, शरीर संतुलन का कार्य एम्पुला द्वारा किया जाता है। जो शरीर का टेम्परेचर का कार्य है, संतुलन बनाए रखने का कार्य है, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है एम्पुला के द्वारा। फिर काकलिया के द्वारा क्या किया जाता है? यह घेंघा के समान होता है। यह किसके समान होता है? घेंघा के समान होता है। इसमें लगभग 3 लाख हेयर सेल होते हैं। और इसमें लगभग में कितने सेल होते हैं? हेयर सेल 3 लाख हेयर सेल होते हैं। फिर कुछ और दिया गया है, इसमें एक द्रव्य पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक द्रव्य पाया जाता है, और उस द्रव्य को क्या कहते हैं? पेरिलिम्फ कहते हैं। और इसमें एक द्रव्य पाया जाता है, और उस द्रव्य को पेरिलिम्फ कहते हैं। यह कान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, और यही हमारा कान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है। ऑडिटरी
नर्व क्या होता है? देखो, ऑडिटरी नर्व यह विद्युत आवेशों को मस्तिष्क तक ले जाता है। जो विद्युत आवेश होते हैं उनको कहाँ तक ले जाता है? मस्तिष्क तक ले जाता है। और यहीं पर सेरोमियस ग्रंथि भी पाई जाती है। कहाँ पर? ऑडिटरी नर्व में सेरोमियस ग्रंथि पाई जाती है। और ऑडिटरी नर्व का कार्य क्या होता है? यह विद्युत आवेशों को कहाँ तक पहुँचाता है? मस्तिष्क तक पहुँचाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।